बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने तुर्की के हवाले से रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि तुर्की टीआरसी जो है वो बंद हो गया है या अभी मिल रहा है। तुर्की का विज़िटर वीज़ा जो है उसके क्या हालात हैं। तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल जवाब देने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो बनाकर और उसमें तमाम सवालों के जवाब दे दूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो विज़िटर वीज़ा है तुर्की के लिए वो बंद नहीं हुआ है। वो बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं और अभी जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को डिटेल्स दी है कि क्या फ़ीस हो गई है उसकी अब और क्या चार्जेस हैं और किस तरह से आप अपना विज़िटर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और नॉर्मली तुर्की जो है क्योंकि वो सयाहत के लिए मशहूर है, बहुत खूबसूरत जगह हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए वेकेशन ब्रेक पर। तो नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में वीज़े इशू करता है क्योंकि उसकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सयाहत पर और उससे आने वाले रेवेन्यू जो है उसके ऊपर मुनहसर होता है। तो नॉर्मली 85 और 90% लोग जो कि अपने प्रॉपर पेपर्स के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसका मकसद सयाहत यानी विज़िट करना, टूरिज़म होता है, उस उन तमाम वीज़ों को वो अप्रूव कर देता है। इससे पहले उमूमन होता ये था कि 2 वीक्स का या 10 दिन या 15 दिन का मैक्सिमम जो है वो पिछले सालों में तुर्की विज़िटर वीज़ा देता था 2 वीक का। लेकिन अब नॉर्मली 1 मंथ 30 डेज़ या फिर सम केसेस 45 डेज़ यानी 1.5 महीने तक का भी वीज़ा देना शुरू कर दिया है। क्योंकि नॉर्मली जो टीआरसी जब वहाँ लोग जाते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न यही देते हैं कि जी भी 10 दिन का वीज़ा या 1 हफ़्ते का वीज़ा मिला है, वो हमारे लिए इनफ़ नहीं है, मोर देन इनफ़ कि हम उसमें अपने तमाम जो तफरी मकामात हैं उनको घूम सकें और उसको इंजॉय कर सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि उस वीज़े को बढ़ा दिया है और टाइम पीरियड नॉर्मली 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक और सम केसेस जो हैं फैमिली के साथ जो अभी पिछले दिनों फैमिली ने इस्लामाबाद से अप्लाई किया था उनको 45 डेज़ का यकदम जो है वो वीज़ा दे दिया है, यानी आप इतने अरसे में वहाँ पर अब घूम फिर सकते हैं। तो ये सूरत हाल विज़िटर वीज़े की है। अच्छा, रह गई बात अब दूसरा सबसे अहम आने वाला सवाल कि जी हमें टीआरसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पिछले सालों में जो लोगों ने जिन्होंने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है या जिनका इससे पहले अंदाज़ा नहीं है कि जी टीआरसी जो टूरिस्ट वीज़े के ऊपर टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है वो किस तरह मिलता है। तो क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 साल जो थे उन 2019, 20 और 21, तो उन 2 सालों में उन्होंने जो लोग विज़िटर वीज़े पर आए हुए थे और उन्होंने ये रीज़न दिया कि हम विज़िटर वीज़े पर आए हुए थे लेकिन ये कि सफरी पाबंदियां लग गई, 6 महीने के लिए पूरी दुनिया बंद हो गई, तो उस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने एक एक साल का जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट देना शुरू कर दिया था। और ज़ाहिर बात है जब आप 1 साल तक कहीं रहेंगे तो फिर आपको अपने बच्चों को स्कूल में भी भेजना है, दूसरी चीज़ें भी करनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने इजाज़त दे दी थी। एज ए फॉरनर जो है वो बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं और इंश्योरेंस, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप वहाँ पर आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। और 2019 के से लेकर आज तक बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इन हालात में वहाँ मूव हुई। उनको पहले साल 1 साल का रिन्यू हुआ, उसके बाद 2 साल का टीआरसी रिन्यू हुआ और वो अब तक वहाँ 3-4 साल से रह रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है। अब उन्होंने जो है इसके लिए ऊपर बहुत सख्ती कर दी है और टीआरसी जो है जिसको टेम्प्रेरी टूरिस्ट रेजिडेंस परमिट जिसे कहते हैं उसको उन्होंने तकरीबन 90% बंद कर दिया है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कोई दीन ईमान नहीं है, बिल्कुल उसी तरह तुर्की जो है तुर्की है उसमें भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सूरत हाल है। अभी भी 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो हमने वीज़ा टूरिस्ट वीज़े पर हम लोग आए थे, 45 डेज़ का वीज़ा लगा था, हमने टीआरसी के लिए अप्लाई किया और उस टीआरसी की एप्लीकेशन पे हमें 1-1 साल का टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट मिल गया। तो ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि किस तरह दिया है। आया ये कि उन्होंने कोई अपनी इंफॉर्मेशन हाइड की है
या आई डोंट नो, मगर उन्होंने यही बताया कि जी हमें 1 साल का वीज़ा इन्होंने दे दिया है, टूरिस्ट वीज़ा। तो फ़ीस बहुत बढ़ गई है, जो आपकी टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा डबल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप आते हैं तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में US डॉलर जो है वो कितनी बुरी तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो गया। जब आप पाकिस्तानी करेंसी लाते हैं और US डॉलर्स में देते हैं तो आपको लाखों रुपए चाहिए होते हैं इन सब कामों के लिए। और अगर हकीकी वाकई आपको ज़रूरी है TRC, आप समझते हैं कि वहाँ 1 साल की TRC मिलने के बाद आप वहाँ रह के कुछ कर सकते हैं, तब तो आप ये रिस्क लीजिए, वरना आप अपना लाखों रुपए जो है वो बर्बाद कर देंगे सिर्फ एक ट्राई के लिए कि जस्ट ट्राई, तो वो वर्थ इट नहीं है। क्योंकि अब वहाँ पर नौकरियों के हालात भी बहुत ख़राब हैं। अगर आप पहले ऐसा होता था कि फॉरेनर्स जाते थे और छोटी या बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं उनमें वो जाके काम करने लग जाते थे, कैश पे उनको वीकली बेसिस पे पैसे दे दिए जाते थे। रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े, उसमें उनको जॉब्स मिल जाती थी और वो अपना गुज़राखात करते थे। मगर अब उन्होंने बहुत सख्ती कर दी है, गवर्नमेंट ने, वहाँ की एजेंसीज़ जो हैं वो आप लोगों को काम नहीं करने देती। कारोबार जो लोग कर रहे थे बग़ैर रजिस्टर्ड हुए या टेम्परेरी रेजिडेंसी पर, उनके भी कारोबार बंद कर दिए हैं। बहुत सारी पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जो डिपोर्ट जिनको कर दिया है वो वापस चली गई हैं, और वापस जाने के बाद उनके लाखों रुपए के नुकसान हुए, क्योंकि उनको अपना घर बार वैसे ही छोड़ना पड़ा है। घर उनके प्रॉपर बिक नहीं रहे, क्योंकि एक वहाँ का क़ानून ये भी है कि अगर आपको 75,000 अगर आपकी कोई जायदाद वहाँ आप ख़रीदते हैं तो आप टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं सरमायाकारी की बुनियाद पर। मगर उस प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम $75,000 होनी चाहिए, US डॉलर, USD। लेकिन होता उसकी एक शर्त ये भी रखी है उन्होंने कि और सॉरी, एक बात मैं इसके साथ और रिलेट आपको कर दूं कि $75,000 के ऊपर आप और आपकी फैमिली, यानी 18 साल से कम उम्र बच्चे और आपकी वाइफ, ये सब आप लोग वहाँ की टेम्प्रेरी रेजिडेंसी का हासिल कर सकते हैं और रह सकते हैं। वहाँ आपको इलाज मुआलजे की सहूलत होती है, बच्चे आपके स्कूलों में, टर्किश स्कूल्स जो हैं उनमें फ़्री पढ़ सकते हैं। लेकिन और दूसरी बात जो मैं इसको कहना चाह रही हूँ कि अगर वहाँ की आप सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं, यानी वहाँ का पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो पासपोर्ट के लिए उन्होंने शर्त रखी है कि 4.5 लाख US डॉलर का आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने से 8 महीने, सम टाइम 1 साल के अंदर आपको वहाँ का पासपोर्ट, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होता है हालात को देखते हुए। कुछ लोगों को 6 महीने में, कुछ को 8 जो महीने हैं उसके अंदर पासपोर्ट और सिटीज़नशिप वहाँ की मिल जाती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप किसी फॉरेनर से प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, यानी एक फॉरेनर दूसरे फॉरेनर को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, वो एलिजिबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। और उसकी भी एक उन्होंने रीज़न है, अगर आप उसको सोचिए तो उसका रीज़न बहुत वाज़े है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरी वहाँ कोई प्रॉपर्टी है और मेरे ही कोई भाई बहन, कोई कज़न, कोई फैमिली फ्रेंड आना चाहता है और मैं उसको कागज़ी तौर पे पैसे इधर से उधर करके उसके नाम कर देती हूँ, फिर अपने नाम कर देती हूँ, तो ये हेर फेर बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी हुई है कि आप किसी फॉरेनर की प्रॉपर्टी पर दोबारा जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ना TRC ना सिटीज़नशिप। तो ये इस शर्त को देखते हुए जो है वो लोगों ने, बेचारे जो पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ जहाँ से आए थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के गए हैं, तो उनको सामान भी औने पौने बेचना पड़ा है। प्रॉपर्टीज़ जितनी उन्होंने ख़रीदी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान से रकम लाए थे, वो डी वैल्यू हुआ, फिर उसको डॉलर में ट्रांसफ़र किया, डॉलर से फिर टर्किश में ट्रांसफ़र किया, फिर पैसे दिए गए, तो बहुत ज़्यादा नुकसान में वो लोग गए। तो बराए मेहरबानी, जो आप लोगों के मैसेज मेरे पास आते हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, कोई कहता है जी मेरे 4 बच्चे हैं, कोई जो है वो सिंगल मॉम है, वो कहती हैं जी मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनके साथ आना चाहती हूँ, तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो दरगुज़र करें। बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, मायूसी है, क्योंकि वहाँ जाके एडजस्ट होना, जॉब हासिल करना तकरीबन अब नामुमकिन होता चला जा रहा है। अनलेस अनटिल कि आप क्वालिफाइड हैं और आप किसी आने से पहले ही किसी कंपनी में किसी अच्छी जगह पर अप्लाई करते हैं और वो आपको जॉब ऑफ़र करते हैं और एक एज अ इंटरनेशनल आप वहाँ जाते हैं, वो फिर आपके पूरे एग्रीमेंट के साथ वर्क परमिट के ज़रिए आप वहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा एक और अहम बात मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूँ, काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने वहाँ से अपने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेल की। फ़र्ज़ कीजिए 1 या 2 घर थे, अपार्टमेंट से उसको सेल किया और यहाँ आकर उन्होंने कहा जी हमें सिटीज़नशिप चाहिए है और हम सिटीज़नशिप पे रहना चाहते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो एजेंट हजरात, क्योंकि ज़बान का बड़ी प्रॉब्लम होती है, इवन इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं होते, आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता कि बातचीत अपने सवालों के जवाब कैसे हासिल करेंगे। तो ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले, चाहे वो श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, उन रियल इस्टेट एजेंट्स जो हैं उनके हत्थे जो हैं वो फैमिलीज़ चढ़ जाती हैं, क्योंकि वो आसानी से उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो हुआ ये कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए पिछले साल तुर्की में सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए आपको $2.5 लाख की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता था और आपको सिटीज़नशिप मिल जाती थी। फिर उन्होंने यही रकम बढ़ाकर $4.5 लाख कर दी। तो उस वक्त भी जो प्रॉपर्टीज़ की कीमत फ़र्ज़ कीजिए अगर $50,000 है, तो उस $50,000 की प्रॉपर्टी को भी वहाँ के रहने वालों ने, जो पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे थे और अपने आप को एजेंट ज़ाहिर कर रहे थे, या छोटी छोटी सी रियल इस्टेट एजेंट की कंपनीज़ जो उन्होंने ओपन कर दी थी, उन सब ने क्या किया कि उसी प्रॉपर्टी को 2.5 लाख में बेचा। कमिटमेंट कर ली जो बिल्डर्स हैं उनके साथ कि भाई हम आपको इतने, आप मांग रहे हैं $50,000, हम आपको $70,000 देंगे, लेकिन आपको ये हमारा साथ देना है। तो बीच में मिडिल मैंस 2 और 3 मिलकर उन्होंने, आप यकीन माने, लोगों ने, पाकिस्तानी हों, चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे श्रीलंकन हों, 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज़ वहाँ आप लोगों के पैसों से ख़रीद ली हैं। इवन दुबई में और दूसरी जगह अपने बिज़नेस सेटअप कर लिए हैं आप लोगों के दिए हुए पैसों से। और जब आप लोग तुर्की पहुँचते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को देखते हैं और किसी भी वजह से अगर खुदा ना खास्ता आपको उसको बेचना पड़ता है, तब आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमने तो वहाँ से $5 लाख दिए थे और यहाँ आकर वो अब $1 लाख में भी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है इतनी। अच्छा, उसके अलावा दूसरी अहम बात है, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप चाहते हैं कि आप $4.5 लाख खर्च कर रहे हैं और प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्रॉपर्टी जो लेकर सिटीज़नशिप हासिल करें। उस सूरत में आपका काम ये होगा कि नई बनी हुई इमारत लेस दैन 5 ईयर, 5 साल से ऊपर की प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी है। मैं इसमें लिंक दे दूंगी, 4 या 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली तो आप किसी भी बड़े धोखे से बच सकेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने उसमें शेयर किया है, कौन सी आपको अपार्टमेंट्स लेने हैं, कौन से अपार्टमेंट नहीं लेने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको अपार्टमेंट ख़रीदने से पहले देखनी है। तो आपको 5 साल से पुरानी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी, ये सारे जवाब आपको दूसरी वीडियोस जो हैं, अगर मैं बताने शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी 3 या 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं $4.5 लाख में, और एक प्रॉपर्टी पे खुद रहें, बाकी 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको किराए पे दें। किराए वहाँ बहुत बढ़ गए हैं, और अगर आपके अच्छी तरह से आप उसको सेटअप कर देते हैं और एयरबीएनबी पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो $150 और $200 पर डे के हिसाब से, पर नाइट के हिसाब से आपके जो अपार्टमेंट है वो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं एयरबीएनबी पर। तो आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपना गुज़र औक़ात कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी पे प्लीज़ अपने पैसे मत लगाएं, क्योंकि आप 5 लाख कहेंगे, जो एजेंट वहाँ पर बैठा हुआ है वो आपको 50,000 60,000 डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वही $4.5 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर बना के दे के, बेवकूफ़ बना के, अपना पैसा बना के निकल जाएगा लाखों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके लिए अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। छोटी अपार्टमेंट्स कौन से लेने चाहिए, किस तरह से है, कोई अगर भरोसे का आदमी है जो आपके बिहाफ पे 100 200 $500 लेकर और आपके कमीशन के हिसाब से, लेकिन आपकी ईमानदारी से काम कर सके, वो मैं उसमें ज़रूर मदद कर सकती हूँ किसी बड़े धोखे से बचने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों के नामों पे मत जाइए, वहाँ ज़्यादातर अब क्या हो रहा है, लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, जो रियल इस्टेट एजेंट हैं, क्योंकि अब क़ुव्वत जो है उससे इस्तिदा से बहुत आगे निकल चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान में वो आप कितना पैसा कितना बेचेंगे, तब आपको डॉलर 75,000 या 80,000 बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो फिर भी लोग जो हैं दे देते थे, लेकिन जब तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसको मैचअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पाकिस्तानियों के लिए।
तो अब ये इनके कारोबार ठप हो गए हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं इसको बेच बाच के यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, और वरना तो दुबई और अरब एमिरेट्स की तरफ जो है वो निकल गए अपना कारोबार वहाँ चमकाने के लिए, क्योंकि वहाँ भी पूरी दुनिया में जो है वो बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो एजेंट के तौर पे अपनी ज़िंदगी का गुज़र अखात कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है अगर आप कोई बिज़नेस के तौर पर, एजेंट के तौर पर अपने आप को काम करना चाहते हैं, रिस्क कमाना चाहते हैं, मगर ये कि एक हद तक ना, इस हद तक बेवकूफ़ ना बनाइए कि किसी को आप नाहक उससे आप मुनाफा लें। जायज़ मुनाफा हो आप अपनी मेहनत के हिसाब से ज़रूर लें। लेकिन अभी भी एक साहब आए हैं 1.5 महीने पहले, बेचारे अपना सर पकड़े रो रहे हैं, मेरी बहन के पास गए थे, बता रहे थे कि हमसे जो है वो प्रॉपर्टी के पैसे लिए हैं कि जी आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, यहाँ पर आएँ तो उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो $90,000 हम दे चुके हैं। अब वो प्रॉपर्टी जो हमने देखी है तो उसकी कीमत तो हमें 40 से 50 हज़ार भी जो डॉलर जो है वो कोई देने को तैयार नहीं है, और ना हमें यहाँ पर अब वो रेजिडेंसी मिल रही है क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है इतनी, और वो दे के बेच के जो साहब बेच रहे थे अब उनको ढूंढ रहे हैं, उनका कहीं पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। तो अब गैर मुल्क में आप आके क्या कर सकते हैं? तो उनके पैसे तो डूबे ही डूबे, दोबारा वो बेचने के लिए बहुत परेशान है। अब वो सब छोड़ छाड़ के वो मालूमात कर रहे थे कोई भरोसे का ऐसा मिल जाए जो मेरे घर को किराए पे देता रहे और किराया वसूलता रहे और बैंक में जमा करवाता रहे और टेक केयर कर ले। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग जज्बाती ना होइए। मुल्क पाकिस्तान से जैसा भी है आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में अपने हालात को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन सारा सरमाया लेके दूसरे मुल्क में जाके और वहाँ जाके लुटा कर और वापस आना आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ देह होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जहन में रखिए। कोशिश ये कीजिए जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी वेबसाइट्स हैं, किस तरह जॉब ढूंढनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार है, उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं तुर्की में। मैं उसकी वेबसाइट्स की वीडियोस का लिंक आप लोगों को दे दूँगी इसी वीडियो में। तो उन वीडियोस को देखिए और उसमें जाकर आप अप्लाई करें जॉब्स पे। अगर कोई आपको आपके हुनर के हिसाब से जॉब दे, हुनरमंदों के लिए जगह ही जगह है। कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपको आता है तो आप लोगों के लिए वहाँ पर भरमार है नौकरी की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो है वो वहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा है। और आप अप्लाई करें, अगर वहाँ पर आपको वो वर्क परमिट दे देते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपनी फैमिली के साथ जाके वहाँ रह सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। वर्क परमिट के हिसाब से भी कैसे मिलेगी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो उसके तरीक़ेकार के साथ आप जाएंगे तो कोई भी ना आपको परेशानी होगी, ना कोई आपको रोकेगा आने से। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।